चलो भाग 3 तक पूरा लिख लेना सभी लोग कि कोई छूटे हो। कॉपी वॉपी नहीं बना ऐसा कोई नहीं है, सब लोग बना रहे ईमानदारी से। ठीक। चलो आज के क्लास में हम पढ़ेंगे भाग 4 के बारे में। चलो भाग 4 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग 3 और भाग 4 दोनों ही ऐसे भाग हैं जो नागरिकों के लिए जो सुविधाएं हैं उनको प्रदान करने के लिए बनाए गए हैं। समझ आ रहा है, जिसमें से एक कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त है और एक राजनीतिक रूप से मान्यता है। समझ आ पा रहा है। तो अभी तक हम जो भाग 3 पढ़े वो कानूनी मान्यता वाला था, जो स्वतः नागरिकों के लिए लागू रहता है। समझ आ रहा है। लेकिन भाग 4 के अंदर हम जो पढ़ेंगे वो गवर्नमेंट के द्वारा लागू किया जाता है, और लागू नहीं भी है किसी नागरिक के लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते। समझ आ रहा है, क्योंकि इसको कानूनी मान्यता नहीं है, केवल क्या है, राजनीतिक मान्यता है। सरकार के सुविधा पर डिपेंड करता ही है जो भाग 4 के अंदर जो भी नागरिकों के लिए सुविधा मिलेगा। आ रहा बात समझ में, है ना। चलो तो भाग 4 का अगर हम देखें ध्यान से कि कहां से कहां तक आर्टिकल आपको यहां तक इसमें पढ़ना है और वह किससे रिलेटेड है। तो भाग 4 के अंतर्गत का जो विषय है, इसका जो टॉपिक है आपका, राज्य का नीति निदेशक तत्व। राज्य का क्या है जल्दी बताओ, नीति निदेशक तत्व। आ रहा बात समझ में। तो भाग 4 का संबंध किससे बोलेंगे तो क्या बताओगे, राज्य का नीति निदेशक तत्व। जैसे भाग 1 क्या था जल्दी बताओ, संघ और राज्य क्षेत्र। भाग 2 क्या था, नागरिकता। भाग 3 क्या पढ़े, मौलिक अधिकार। वैसी भाग 4 में क्या पढ़ोगे, राज्य का नीति निदेशक तत्व। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्या बोलते हैं जल्दी बता दो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, डीपीएसपी। जब बोलूंगा तो इतना बड़ा नाम लेते हैं हमको समय लग जाता है, तो हम इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे हमेशा जल्दी बताओ, डीपीएसपी के नाम से जानेंगे। तो डीपीएसपी का फुल फॉर्म सबको याद रहेगा। चलो बताओ डीपीएसपी का पूरा नाम क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये राज्य की जो पॉलिसी होती है उस पर डिपेंड करता है कि नागरिकों को कौन कौन सी सुविधा देना है। समझ आ पा रहा है। और इसके अंतर्गत जो हम आर्टिकल पढ़ेंगे भाग 4 के अंदर, इसमें आप पढ़ोगे अनुच्छेद 36 से स्टार्ट होगा और अनुच्छेद 51 तक आप इसमें देखोगे। आ रहा बात समझ में, कहां से कहां तक, अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक के आर्टिकल इसमें पढ़ना है। समझ आ पा रहा है। तो ये भाग 4 का एक परिचय है कि भाग 4 किससे रिलेटेड है और कहां से कहां तक आर्टिकल आपको पढ़ना है। क्लियर यहां तक सबका, है ना। चलो अब इसमें देख लो, हर एक अनुच्छेद को पढ़ना है, साथ ही साथ याद करना है। और याद नहीं होगा तो भाई आप घर में जाके लिखोगे, उसको पढ़ोगे 2-4 बार, तब वो याद होता है। समझ में आ रहा है। अभी तुरंत देखेंगे तो केवल समझना बस है, यहाँ क्या कर सकते हैं, समझना है। लेकिन अनुच्छेद और उसका जो चीजें हैं वो जब तक खुद से बैठ के पढ़ोगे, लिख लिख के देखोगे नहीं, तब तक याद नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है। चलो तो सबसे पहले हम देखते हैं अनुच्छेद 36। चलो अनुच्छेद 36 के अंतर्गत क्या चीज के बारे में बताया गया है, तो इसमें बताया गया है, जैसे कि हम अनुच्छेद 12 पढ़े थे जिसमें राज्य को परिभाषित किया गया था, उसी प्रकार से अनुच्छेद 36 में यह कहा गया है, इसमें भी आपको राज्य की परिभाषा दिया गया है। किसकी परिभाषा दिया गया है कि स्टेट क्या होता है, राज्य क्या होता है, इसकी परिभाषा देते हुए यह कहा गया है कि राज्य शब्द का वही अर्थ होगा जो अनुच्छेद 12 में बताया गया है। ऐसा इसमें लिखा है। समझ आ पा रहा है क्या बोला मैं, अनुच्छेद 36 में क्या लिखा है कि इसमें राज्य शब्द को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि राज्य का वही अर्थ होगा जो अनुच्छेद 12 में लिखा हुआ है। समझ आ रहा है। और पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि राज्य का मतलब क्या होता है, तो ऐसी संस्था जो सरकारी हो। क्या हो जल्दी बताओ, सरकारी जो भी संस्थाएं होती है उन सभी सरकारी संस्थाओं को ही हम राज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राज्य। जो जनता के लिए कुछ नियम बनाती हो, ठीक है ना, या कुछ कानून बना सके। समझ आ पा रहा है। तो नागरिकों के लिए जो नियम या कानून बनाने वाली जो सरकारी संस्था होती है, उन्हीं सब सरकारी संस्था को एक शब्द में क्या बोलते हैं,
राज्य कहा जाता है। समझ आ पा रहा है? तो ये चीज जो है वो अनुच्छेद 12 में लिखा है। कहाँ लिखा है? यहां सिर्फ ये लिख दिया राज्य शब्द का वही अर्थ है जो अनुच्छेद 12 में बताया गया है। आ रहा बात समझ में? लेकिन राज्य शब्द की जो मुख्य परिभाषा अनुच्छेद 12 में है। कहा है जल्दी बताओ? अनुच्छेद 12 में। क्लियर है सबका यहां तक? है ना? बन जाएगा। अनुच्छेद 36 क्या है? तो अनुच्छेद 36 क्या है जल्दी से एक बार बता दो। राज्य शब्द की परिभाषा का उल्लेख किया गया है और क्या बताया गया है? अनुच्छेद 12 में जो राज्य शब्द की परिभाषा है वही इसमें भी उसी का अर्थ होगा। समझ आ पा रहे है ना? चलो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 37। बार बार रिवीजन भी करते हुए चलेंगे ताकि आप लोगों को कठिन मत लगे, क्योंकि इस भाग में बहुत सारे आर्टिकल आपको पढ़ना है। 51 से लेके 36 से लेके पूरा कहां तक है? 51 तक। तो हर एक अनुच्छेद में क्या क्या चीजें हैं उसको आपको देखना है। समझ आ पा रहा है? चलो अनुच्छेद 37 में ही पहले से डिक्लेयर ये कर दिया गया है कि डीपीएसपी के अंदर आगे हम जो भी प्रावधान पढ़ेंगे, जो भी हम क्या पढ़ेंगे जल्दी बताओ? प्रावधान हम इसमें देखेंगे डीपीएसपी के अंदर, और उन प्रावधानों का अगर उल्लंघन होता है, क्या होता है जल्दी बता दो? उल्लंघन। तो उल्लंघन होने पर क्या हम न्यायालय जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं उसको पूरा करवाने के लिए? तो आप बताओगे डीपीएसपी के अंतर्गत जो भी प्रावधान है, जो भी क्या है जल्दी बताओ? प्रावधान है, अगर इसका उल्लंघन होता है तो उसके लिए हम न्यायालय नहीं जा सकते हैं। न्यायालय नहीं जा सकते हैं, ऐसा सिंपल लिख दिए गए अनुच्छेद 37 में। कि आप मतलब आगे पढ़ने से पहले बोल दिया है कि आप इसके डीपीएसपी के अंदर जितने भी आप आर्टिकल पढ़ोगे, जितने भी प्रावधान पढ़ोगे, अगर उसका उल्लंघन होता है, सरकार उसकी पूर्ति नहीं करती है या राज्य उसकी पूर्ति नहीं करती है, तो उसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते हो। क्योंकि ये स्टेट की पॉलिसी होती है। अब वो पॉलिसी जनता को देना है या नहीं देना है वो गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है या राज्य पे डिपेंड करता है, जो संस्थाएं होती है। समझ आ पा रहा है? तो अनुच्छेद 37 क्लियर है सबको? क्या लिखा है जल्दी बता दो इसमें? डीपीएसपी का उल्लंघन होने पर या डीपीएसपी के अंदर जो भी प्रावधान उसका उल्लंघन होने पर हम न्यायालय नहीं जा सकते या न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं कर सकते, क्योंकि ये न्यायालय क्षेत्र से बाहर है। समझ आ पा रहा है? तो 36 से 51 तक जो भी चीजें हैं उसके लिए हम न्यायालय कभी नहीं जा सकते। लेकिन हम जो मौलिक अधिकार पढ़े उसके लिए हम न्यायालय जा सकते हैं, क्योंकि वो न्यायालय उसके ऊपर बैठा, कुछ अगर गलत होता है तो। लेकिन यहां कुछ गलत हुआ तो न्यायालय कुछ नहीं कर सकता। समझ आ पा रहे हैं? है ना? चलो तो एक बार आगे जैसे लिखते जाएंगे तो पीछे का बताते हुए चलेंगे, ठीक है? अनुच्छेद 36 क्या था जल्दी बताओ? राज्य शब्द की परिभाषा। समझ आ रहा है? अनुच्छेद 37 क्या है? डीपीएसपी का उल्लंघन होने पर न्यायालय नहीं जा सकते। क्लियर यहां तक सबका? चलो अब आते हैं हम अनुच्छेद 38 की ओर। अनुच्छेद 38 38। चलो अनुच्छेद 38 के अंतर्गत राज्य का क्या कर्तव्य है इसको लिखा है। तो राज्य का ये कर्तव्य होगा, और कर्तव्य बोल देने का मतलब ये होता है कि उसको नहीं भी करेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। समझ आ पा रहा है ना? तो अनुच्छेद 38 के तहत राज्य का ये कर्तव्य होगा कि वो सदैव ऐसे काम करेगा जिससे लोक कल्याण की अभिवृद्धि हो। क्या हो जल्दी बता दो? अभिवृद्धि। समझ आ पा रहे सबको? तो जब भी अगर क्वेश्चन आता है कि राज्य जब भी अपना पॉलिसी बनाएगा तो इस शब्द को ध्यान में रख के बनाएगा कि सदैव वो जो भी पॉलिसी बनाए तो वो लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए होना चाहिए। किस अनुच्छेद के तहत? 38 में लिख दिया है जो भी आप पॉलिसी लाना चाहते हो, अच्छी बात है। समझ आ पा रहा है? लेकिन उस पॉलिसी में क्या चीज को ध्यान रखा जाएगा? लोक कल्याण की अभिवृद्धि होना चाहिए। जनता को आगे बढ़ाने के लिए ही कोई भी पॉलिसी लाया जाएगा। ये जनता को जो भी सुविधाएं देना है अच्छे से अच्छी, उनके लिए पॉलिसी लाया जाता है। क्योंकि इसमें 38 में लिख दिया गया है कि राज्य का क्या कर्तव्य होता है, जल्दी बता दो? लोक कल्याण की अभिवृद्धि करना यह राज्य का कर्तव्य है। समझ आ पा रहा है? किस आर्टिकल के तहत? अनुच्छेद 38 में ये कहा गया है। क्लियर है तक सबका?
है ना। चलो 36 बताओ क्या है, राज्य की परिभाषा। 37 क्या है, डीपीएसपी का उल्लंघन होने पर न्यायालय नहीं जा सकते। अनुच्छेद 38 क्या है, लोक कल्याण की अभिवृद्धि करना किसका कर्तव्य है, राज्य, सरकार नहीं, राज्य का कर्तव्य है। राज्य मतलब हर एक ऐसी संस्था जो जनता के लिए कुछ कानून बनाए, कुछ नियम बनाए, कुछ सुविधा दे। समझ आ पा रहे हैं, तो उनको हम राज्य बोलते हैं। आ रहा है कि नहीं समझ में, क्लियर है यहाँ तक सबका। चलो अब आते हैं हम अनुच्छेद 39 की ओर, 39। चलो बातें ना करें। चलो अनुच्छेद 39 में ये नियम ये बताया गया है, इसमें सिंपल ये बताया गया कि जैसे राज्य के अंतर्गत या जो भी सरकारी संस्था है उनके अंदर कुछ अगर कोई व्यक्ति कर्मचारी है, ठीक है ना, चाहे वो सरकारी हो या सरकार से जुड़ी संस्था में कोई यदि कर्मचारी है, तो उनके लिए एक लाइन कहा गया है मुख्य रूप से, समान कार्यों के लिए समान वेतन की व्यवस्था होना चाहिए। समान वेतन की व्यवस्था ये राज्य को करना होता है। मतलब महिलाओं को अलग वेतन, पुरुष को अलग वेतन, ऐसा नहीं देना है। समझ आ पा रहा है। सिंपल यहाँ क्या लिख दिया गया है, समान कार्यों के लिए समान वेतन ये दिया जाएगा और ऐसा व्यवस्था करना राज्य का कर्तव्य होगा। समझ आ पा रहा है। तो सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि समान कार्यों के लिए समान वेतन की व्यवस्था राज्य कर सकता है किस आर्टिकल के तहत, जल्दी बताओ। अनुच्छेद 39 में बताया गया समान कार्यों के लिए समान वेतन। समझ आ पा रहा है ना। चलो, नहीं पहले क्या होता है, जैसे प्राइवेट काम में देखोगे तो पुरुषों को ज्यादा वेतन होता है, महिलाओं को कम वेतन होता है। लेकिन सरकारी में ऐसा नहीं है, पुरुष हो चाहे महिला हो, जितना ग्रेड पे हो उतना वेतन उनको मिलेगा। समझ आ पा रहा है। भेदभाव ऐसा हो सकता है क्या, नहीं। लेकिन अगर गवर्नमेंट, राज्य अगर ऐसा कर भी देता है तो कोई कुछ कर भी नहीं सकता कि इनको ज्यादा वेतन देंगे, इनको कम वेतन देंगे। ऐसा कर भी देंगे तो कुछ हम न्यायालय जा सकते हैं क्या, नहीं। लेकिन उनका कर्तव्य है कि ऐसा करना है उनको। समझ आ पा रहा है कि समान कार्यों के लिए क्या व्यवस्था करना है, समान वेतन, सेम टाइप के काम में जो भी लगे सबको सेम वेतन देना है। आया बात समझ में। चलो अनुच्छेद 36 बता देंगे एक बार जल्दी से, राज्य की परिभाषा। 37 में न्यायालय नहीं जा सकते, सीधा आप बोल सकते हो उल्लंघन होने पर। 38 में लोक कल्याण की अभिवृद्धि करना किसका कर्तव्य है, राज्य का। 39 में क्या है, समान कार्यों के लिए समान वेतन की व्यवस्था करना राज्य का कर्तव्य होगा। यहां जो भी चीज है राज्य के कर्तव्य ही बोल सकते हैं। समझ आ पा रहा है। आगे बढ़े। चलो इसके बाद अनुच्छेद 39 का एक धारा देख लेते हैं। अनुच्छेद 39 की जो धारा क है, इसके बारे में देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलो अनुच्छेद 39 जो क है, इसमें यह बताया गया है, ध्यान से देखेंगे, इंपॉर्टेंट है भी, कि देश में जो भी नागरिक हैं उनको जब भी कानूनी सहायता, जब भी उनको उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है ना, कानूनी हो या विधिक सहायता, तो उनके लिए वो निशुल्क होना चाहिए। क्या होना चाहिए, निशुल्क। तो इसमें लिखा है आपका मुख्य रूप से, इसका जो मुख्य टॉपिक है, निशुल्क, निशुल्क विधिक एवं कानूनी सहायता उपलब्ध कराना, उपलब्ध कराना। तो ये भी किसका कर्तव्य है, जल्दी बताओ, राज्य का। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि देश के नागरिकों को क्या बता देंगे जल्दी से, निशुल्क विधिक और कानूनी सहायता क्या कराना है, उपलब्ध कराना भी राज्य का कर्तव्य होगा अपने क्षेत्रों में। समझ आ पा रहा है। किस आर्टिकल के तहत, तो 39 का में ये लाइन लिखा हुआ है। समझ आ पा रहा है। 39 में हम क्या देखे थे, जल्दी बताओ, समान कार्यों के लिए समान वेतन की व्यवस्था। 39 का में क्या देखने मिला, निशुल्क विधिक और कानूनी सहायता हर एक नागरिक को प्राप्त होगा। ये किसका कर्तव्य दिलाना, राज्य का कर्तव्य होगा। समझ आ पा रहा है। आगे बढ़े। चलो इसके बाद आएगा हमारा अनुच्छेद क्रमांक 40।
अनुच्छेद क्या देखेंगे जल्दी बताओ, 40। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से बनता है बहुत बार, ठीक है ना। चलो, अनुच्छेद 40 के अंतर्गत क्या चीज का गठन किया जाता है छोटे छोटे इलाकों में, छोटे छोटे क्षेत्रों में। तो अनुच्छेद 40 के तहत किया जाता है ग्राम पंचायत का गठन। किसका गठन? ग्राम पंचायत का जो गठन होता है, ये कौन से अनुच्छेद के तहत होता है जल्दी बता दो। अनुच्छेद 40 के तहत होता है। और ग्राम पंचायत का अगर गठन नहीं भी करते थे पहले, क्योंकि डीपीएसपी में लिखा है नहीं भी करेंगे तो भी कुछ नहीं करते, लेकिन आगे चल के अधिनियम बना दिए ग्राम पंचायत का, नगरीय निकाय का, जिसको हम आगे पढ़ेंगे डिटेल से। बस आपको ध्यान में ये रखना है कि ग्राम पंचायत का जो गठन होता है वो कौन से अनुच्छेद के तहत होता है बोलेंगे तो अनुच्छेद 40 के तहत किसका गठन करते हैं जल्दी बताओ। ग्राम पंचायत का गठन करते हैं और ग्राम पंचायतों को जो सुविधाएं देनी है वो उनको उपलब्ध कराते हैं छोटे छोटे क्षेत्रों में। क्लियर है यहां तक सबका? आगे बढ़े। चलो 36 बताओ क्या है जल्दी से। राजस्व की परिभाषा। 37 न्यायालय नहीं जा सकते, ठीक है ना। 38 लोक कल्याण की अभिवृद्धि। 39 समान कार्यों के लिए समान वेतन। 39 का निःशुल्क विधिक और कानूनी सहायता। और अनुच्छेद 40 क्या है? ग्राम पंचायत का गठन। समझ आ पा रहे हैं यहां तक? आगे बढ़े। चलो, इसके बाद देखेंगे अनुच्छेद क्रमांक 41, 41। चलो, अनुच्छेद 41 जो है इसमें लिखा है कुछ ऐसी, इसका इसका जो विषय ये लिखा है, कुछ दशाओं में सरकारी सहायता उपलब्ध कराना। तो कौन कौन सी दशा हो सकता है, हम उसको एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं। इसका मेन टॉपिक क्या होता है जल्दी बता दो। कुछ दशाओं में, कुछ दशाओं में सरकारी सहायता। क्या जल्दी बता दो। कुछ दशाओं में सरकारी सहायता उपलब्ध कराना। उपलब्ध कराना किसका कर्तव्य होगा जल्दी बता देंगे? राज्य का। तो ये जो कुछ दशा लिख रहे हैं इसका मतलब क्या है कि ऐसे कौन कौन सी दशा हमको देखने मिल सकता है। जैसे कि आप बता सकते हो वृद्धा पेंशन जो मिलता है, ये उनकी एक ऐसी दशा होता है जिसके समय उन लोग बहुत ही लाचार होते हैं वृद्धावस्था में। समझ आ पा रहा है? तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से पेंशन मिलता है, तो इसी को हम बोलते हैं कुछ दशा। समझ आ पा रहा है? बहुत ही समझ आ पा रहा है? ऐसे कंडीशन में रहेंगे जिनको सरकारी सहायता मिलना चाहिए, तो ऐसे ऐसे लोग योजना ला सकते हैं। जैसे वृद्धा पेंशन हो गया, समझ आ पा रहा है? इसके अलावा बता सकते हैं विधवा पेंशन होता है, विधवा पेंशन। समझ आ पा रहा है ना। इसके अलावा अपन और बता सकते हैं विकलांगों के लिए बहुत सारी सुविधाएं देते हैं, जैसे साइकिल हो गया या और कुछ भी चीजें जो उपलब्ध कराते हैं। तो विकलांगों के लिए जो भी सुविधाएं आती है वो सभी सुविधाएं राज्य को उपलब्ध कराना होता है। किस आर्टिकल के तहत? 41 के तहत। तो इसी को बोलते हैं कुछ दशाओं में सरकारी सहायता। जो उनको लगेगा उसके हिसाब से लोग करेंगे, लेकिन ये तीन चीज तो मुख्य रूप से रहता ही है हमेशा। क्या क्या जल्दी बताओ। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांगों के लिए साइकिल वगैरह हो गया। इसके अलावा और बहुत सारी योजनाएं आता है जो गरीब लोगों के लिए उनको सुविधाएं उपलब्ध कराना होता है। समझ आ पा रहा है ना। तो जैसे अनुच्छेद 41 सुनेंगे तो आप दिमाग में सिर्फ क्या आना चाहिए? कुछ दशा में सरकारी सहायता। ये तो मैं ऐसे लिख दिया एग्जाम्पल के लिए कि इस टाइप की चीजें होती है। समझ आ पा रहा है ना। और उपलब्ध अगर नहीं भी कराते हैं तो कुछ किया नहीं जा सकता, केवल उनका कर्तव्य है कि नागरिकों की सहायता के लिए ऐसा उनको करना होगा। समझ आ पा रहा है ना। चलो चलो बता दो। 36 बताइए जल्दी जल्दी। राज्य की परिभाषा। 37 न्यायालय नहीं जा सकते। 38 लोक कल्याण की अभिवृद्धि। 39 समान कार्यों के लिए समान वेतन। 39 का निःशुल्क विधिक और कानूनी सहायता। क्लियर यहां तक? 39 के बाद 40 ग्राम पंचायत का गठन। और 41 में कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, जैसे कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांगों के लिए साइकिल या अन्य सुविधाएं।
ये सब उनको उपलब्ध कराना है। क्लियर यहाँ तक सबका? आगे बढ़े, चलो बातें ना करें। इसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद क्रमांक 42, 32 सॉरी 42। चलो अनुच्छेद 42 में अगर हम देखेंगे तो इसमें दो चीजें याद रखना है। जिस कंडीशन पे जो भी राज्य होता है उनको सहायता करना होता है। जैसे कि सबसे पहला होता है, अगर कोई नागरिक का मनोचित दशा, क्या जल्दी बता दो, मतलब मानसिक रूप से अगर कुछ कमजोर है, मनोचित दशा वाला कोई व्यक्ति है, तो उनको उनके लिए जो भी सुविधाएं हैं उपलब्ध कराना होगा। समझ आ पा रहा है? साथ ही साथ आपको याद रखना है जो गर्भवती जो महिलाएं होती है, गर्भवती महिलाएं, तो उनके लिए भी बहुत सारी सुविधाएं सरकार को देना होता है, संस्था को देना होता है। तो गर्भवती महिलाओं को जो प्रसूति सहायता मिलता है, क्या जल्दी बता दो, प्रसूति सहायता, तो ये सब चीजें किस आर्टिकल के तहत होता है बोलेंगे तो अनुच्छेद 42 के तहत। तो सिंपल बताओगे, मनोचित दशा में नागरिकों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं देना। समझ आ पा रहा है? साथ ही साथ गर्भवती महिलाओं को क्या, प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना राज्य का कर्तव्य होगा। समझ आ रहा है? किसका कर्तव्य होगा? राज्य का। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 42 के तहत ऐसा होता है। समझ आ पा रहा है? तो दो चीजें यहाँ याद रखना है। पहला क्या बता देंगे, मनोचित दशा में सुविधाएं उपलब्ध कराना, और दूसरा गर्भवती महिलाओं को प्रसूति सहायता और जो भी उनकी सुविधाएं हैं उनको उपलब्ध कराना है। क्लियर है तक सबका? आए ना? चलो एक नजर देखते हुए चलते हैं। तो भाग 4 में देख लो कहां से कहां तक अनुच्छेद पढ़ना है। 36 से 51 पूरा का टॉपिक क्या है, राज्य का नीति निदेशक तत्व, शॉर्ट में क्या बोलेंगे, डीपीएसपी। 36 में क्या लिखा था, राज्य की परिभाषा। 37 में क्या है, न्यायालय नहीं जा सकते हैं। 38 में क्या है, लोक कल्याण की अभिवृद्धि। 39 में समान कार्यों के लिए समान वेतन। 39 का में निःशुल्क विधिक और कानूनी सहायता। 40 में ग्राम पंचायत का गठन। 41 में बोलेंगे तो कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, जैसे कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांगों के लिए साइकिल। ठीक है ना? 42 में क्या देखने मिला, मनोचित दशा में विभिन्न सुविधाएं, और साथ ही साथ गर्भवती महिलाओं को प्रसूति सहायता 42 के तहत देना है। समझ आ पा रहा है? क्लियर है तक सबका? चलो चलो नेक्स्ट हमारा रहेगा अनुच्छेद क्रमांक क्या रहेगा, जल्दी बताओ। 42 तक हो गया ना? अनुच्छेद क्या रहेगा, 43, 43। चलो अनुच्छेद 43 में ये लिखा है कि जैसे कि किसी भी सरकारी संस्थान में किसी कर्मचारी को अगर हम रखते हैं, तो इससे पहले हम एक अनुच्छेद देखें जिसमें समान कार्यों के लिए समान वेतन बताया गया है। लेकिन अनुच्छेद 43 में लिखा है कि जैसे हम किसी सरकारी कर्मचारी को वेतन तो देंगे ही देंगे, लेकिन इतना वेतन तो जरूर देंगे जिससे उनका जीवन चल जाए। क्या चल जाए? अब एकदम कम मात्रा में दे रहे तो जीवन चलेगा क्या? नहीं। तो इसमें 43 में लिखा है कि वेतन दिया जाएगा, लेकिन किस चीज को देख के दिया जाएगा बोलेंगे तो जीवन निर्वाह योग्य वेतन। जीवन निर्वाह योग्य वेतन की व्यवस्था राज्य करेगा कभी भी। समझ आ पा रहा है? तो जीवन निर्वाह योग्य वेतन की व्यवस्था किनको करना है, राज्य को करना है, और उनको उपलब्ध कराएंगे जितने भी कर्मचारी हैं जो संस्था से जुड़े हुए हैं। समझ आ पा रहा है? है ना? क्लियर है सबका यहां तक? तो अनुच्छेद 43 में क्या लिखा है, जल्दी बता दो। जीवन निर्वाह योग्य वेतन की व्यवस्था करना है जितने भी संस्था से जुड़े हुए व्यक्ति हैं गवर्नमेंट के। क्लियर है तक सबका? है ना? लेकिन फिर भी आजकल नहीं चलता, ज्यादा कम पड़ जाता है। कैसे बताओ सुयश? आपके लिए डबल वेतन रहेगा शरीर के हिसाब से। चलो यहां तक क्लियर है? जल्दी बताओ। तो अनुच्छेद 43 क्या है, जल्दी बताओ। जीवन निर्वाह योग्य वेतन की व्यवस्था करना। ठीक है? आगे देखिए, फिर एक साथ पूछ लूंगा। ठीक है ना? लाइन से रिवीजन करेंगे। तो आर्टिकल पहले खत्म कर देता हूं मैं 51 तक का। ठीक है?
चलो अनुच्छेद 43 के बाद देखते हैं अनुच्छेद कौन सा, जल्दी बताओ। 44। ठीक है, एक साथ लिख देता हूं फिर याद करेंगे, आधा तो याद हो ही गया अपन को, ठीक है ना। चलो अनुच्छेद 44 के अंतर्गत क्या चीज की सुविधाएं बताया गया है, राज्य की तरफ से क्या कर्तव्य होगा उनका। तो अनुच्छेद 44 के तहत यह बताया गया है कि राज्य की जो संस्थाएं होती है, जैसे कानूनी संस्थाएं या न्यायालय वगैरह जो होते हैं, उनके लिए लाइन बोला गया है कि सदैव वहां समान सिविल संहिता, क्या जल्दी बता दो, समान सिविल संहिता लागू होगा। न्यायालय में क्या लागू होता है हमेशा, जल्दी बताओ। समान सिविल संहिता जरूर लागू होगा। अब हम देखते हैं ये समान सिविल संहिता मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है। तो समान सिविल संहिता का मतलब ये होता है, जैसे कि अगर हम देखेंगे तो अलग अलग धर्म हम जैसे लेके चलते हैं, एग्जाम्पल बता रहा हूं, ये एक ही ठो है, ऐसा कई सारी चीज होंगे, ठीक है ना। बस इसको समझना है कि समान सिविल संहिता मतलब क्या है, ठीक है ना। जैसे कि हम अलग अलग जैसे धर्म लिख देते हैं, जैसे कि हिंदू धर्म, ठीक है, हिंदू, मुसलमान, ठीक है ना, सिख, ईसाई, समझ आ पा रहा है। अगर हम इन धर्मों में अगर इन धर्मों का अगर विवाह में अगर हम जाते हैं तो सब में अलग अलग रस्म होता है विवाह का। हिंदू धर्म में जाएंगे साहू समाज वाला, ठीक है, तो रात भर शादी चलता है, क्या साकोचार बोलते हैं क्या, इस टाइप का चीज रहता है शादी वादी में, ठीक है ना। तो और मुसलमान में जाएंगे तो कबूल है वाला रहता है, ठीक है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। और सिख धर्म में जाएंगे तो अब यहाँ तो अपन गए नहीं है, लेकिन समझ रहे हो ना, अलग अलग में अलग है। ईसाई धर्म में तो सिर्फ क्या बोलते हैं, हाँ, मतलब सबका अलग अलग रूल होता है शादी का, समझ आ पा रहे ना। लेकिन मान लो अगर शादी शादी का देखो, सभी धर्म में अलग अलग रूल होता है, अब किसका क्या रूल है अपन तो उतना जानकारी नहीं है, समझ आ पा रहे हैं। हिंदू धर्म का जानते हैं कैसा होता है, आ रहा बात समझ में। आप तो किए थे मंदिर में, याद है महामाया मंदिर में शादी किए थे क्या, शॉर्टकट हुआ था आपका क्या चीज, चलो हो गया शांत रहो। सिविल संहिता समझना, समान सिविल संहिता मतलब क्या होगा। तो विवाह के लिए देखो अलग अलग नियम होता है, बातें ना करें। लेकिन विवाह होने के बाद जब तलाक होता है, क्या होता है, तो तलाक होने के लिए हम कहा जाएंगे, सीधा न्यायालय। कहा जाते हैं, तलाक के लिए सबके लिए सेम नियम होता है, सबके लिए क्या होता है, सेम। उसी को बोलते हैं समान सिविल संहिता। क्या बोलते हैं कि न्यायालय में जो कानून है ना वो सबके लिए सेम होगा, समझ आ पा रहा है। प्रोसेस सबके लिए क्या होगा, सेम होगा, भले कोई भी धर्म वाले हो। तो इस चीज को समझ पा रहे हो, इस चीज क्या होता है, हर धर्म में जैसे अलग अलग नियम होता है शादी का, लेकिन तलाक का नियम सबका क्या है, सेम। तो नागरिक अगर न्यायालय जाते हैं तो वहां क्या लागू होता है, हमेशा समान सिविल संहिता का मतलब ये होता है कि सब नागरिकों के लिए जो सिविल जो कानून है वो सबके लिए सेम होगा। आ रहा है कि नहीं समझ में, किस आर्टिकल के तहत, 44 के तहत ऐसा बताया गया। तो क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि समान सिविल संहिता के संबंध में जो भी चीजें बताई गई है वो किस आर्टिकल के तहत है, जल्दी बताओ। 44। अब इसमें ये नहीं बोल सकते कि भाई हिंदू धर्म वाले का अलग प्रकार से हम तलाक करवाएंगे, समझ में आ रहा है ना, मुसलमानों का अलग प्रकार से तलाक होगा, ऐसा नहीं होता, समझ आ पा रहा है। तो समान सिविल संहिता का मतलब समझ में आ रहा है कि सेम टाइप के सिविल जो कानून है वो लागू होता है हर एक नागरिक पर। आ रहा समझ में आता है। चलो अनुच्छेद 44 समझ आ गया है ना। अनुच्छेद 43 में देखो हम क्या देखे थे, एक बार जल्दी बताओ। 43 में क्या था, जीवन निर्वाह योग्य की वेतन की व्यवस्था करना किसका कर्तव्य होगा, राज्य का। 44 में क्या देखे, समान सिविल संहिता। 44 में क्या है, समान सिविल संहिता, ठीक है। चलो अब आते हैं हम लोग आर्टिकल नंबर 45 में। अनुच्छेद क्या देखेंगे, जल्दी बताओ, 45, ठीक है। चलो आर्टिकल 45 में जो मुख्य रूप से दो प्रकार की चीजें हम इसमें पढ़ सकते हैं 45 के अंदर, अनुच्छेद 45 में। यह अनुच्छेद 45 है वो बच्चों के लिए कुछ व्यवस्था के बारे में बताया गया है। जैसे कि यहाँ ये बताया गया है, अगर कोई बच्चा 6 वर्ष से कम है, कितना बता दो, 6 वर्ष से क्या है, जल्दी बताओ, कम है,
तो इनकी पूरी स्वास्थ्य की ध्यान रखना, स्वास्थ्य का ध्यान रखना ये राज्य का कर्तव्य है। किसका कर्तव्य है? राज्य। और वो राज्य मतलब संस्था, जैसे आंगनबाड़ी के माध्यम से ये वो सब होता है, छोटे छोटे बच्चों पर जो ध्यान देना होता है, तो वो भी एक संस्था है गवर्नमेंट का, तो वो लोग अपना काम करते हैं। समझ आ पा रहा है? तो 6 वर्ष से कम उम्र के क्या है, जल्दी बताओ, बच्चे हैं, तो उनके पूरे स्वास्थ्य का ध्यान पूरा रखना किसकी जिम्मेदारी होती है? सरकार या राज्य की जिम्मेदारी होती है। समझ आ पा रहा है? हाँ, है ना? साथ ही साथ इसमें यह बताया गया है कि 6 से 14 वर्ष, कितना बता दो, 6 से 14 वर्ष तक के कोई बच्चे हैं तो उनको निशुल्क शिक्षा देना ये सरकार की जिम्मेदारी है, मतलब एक कर्तव्य है उनका। लेकिन इसी को आगे चल के मौलिक अधिकार भी बना दिया गया है। क्या बना दिया गया है? क्योंकि ये जो चीज मौलिक जो डीपीएसपी में भी लिखा हुआ है कि राज्य को ऐसा करना है, लेकिन अब उसी चीज को हम क्या बना चुके हैं? मौलिक अधिकार बना चुके हैं। किस आर्टिकल में? 21 का में। किसे बना दिए हैं? किस संशोधन के तहत ऐड किया गया है? 86वां संशोधन 2002 के तहत हम पढ़े थे ना अभी। तो ये जो लाइन लिखा है 6 से 14 साल तक के बच्चों को निशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना, डीपीएसपी में लिखा है अनुच्छेद 45 में। लेकिन यही लाइन को हम देखे आगे चल के कि यही इनका मौलिक अधिकार भी बन गया। किस आर्टिकल में चले गया? क्योंकि जब तक 45 में था तो नहीं भी करते थे तो चल जाता था, लेकिन 21 का में लिखा आ गया तो उनको करना ही पड़ेगा। समझ आ पा रहा है? दोनों में अंतर समझ पा रहे हो ना? क्यों उसमें ले गया? क्योंकि ये तो इसमें लिखा हुआ है। लेकिन क्यों उसको मौलिक अधिकार में ले गए? कि मौलिक अधिकार में ले गया तो वो एक कानूनी अधिकार बन गया, और यहां तक जब तक था तो राजनीतिक अधिकार था। समझ आ पा रहा है? तो राजनीतिक मामले में हम न्यायालय नहीं जा सकते, कानूनी वाले में जा सकते हैं। समझ आ पा रहा है? तो यही सेम लाइन दो जगह आपको देखने मिलेगा। पहला 21 का में मौलिक अधिकार, और आर्टिकल 45 में डीपीएसपी के अंदर। समझ आ पा रहा है? और इसी लाइन को हम आगे और पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे मूल कर्तव्य। क्या पढ़ेंगे? तो 11वां नंबर का जो मूल कर्तव्य पढ़ेंगे। टोटल कितने प्रकार के मूल कर्तव्य है नागरिकों का? 11। पहले 10 हुआ करता था, अब 11 मूल कर्तव्य है। तो 11वां नंबर के कर्तव्य में लिखा है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निशुल्क सुविधा उपलब्ध कराना ये माता पिता और उनके पालकों का कर्तव्य होगा। समझ आ पा रहा है? हाँ, है ना? तो 3 जगह लिखेगा, एक मौलिक अधिकार में भी है, डीपीएसपी में भी है, और कहाँ देखेंगे अपन? मूल कर्तव्य में देखेंगे, जो भाग 4 का में हम पढ़ते हैं। समझ आ पा रहा है कि नहीं? क्लियर है तक सबका? चलो, तो अनुच्छेद 45 क्या है? तो बच्चों की सुविधाओं के लिए क्या क्या है, जल्दी बता दो। 6 साल से कम है तो पूरी स्वास्थ्य की देखरेख कौन करेगा? सरकार या राज्य करेगा। और 6 से 14 साल वाले हैं तो क्या होगा? उनकी पूरी शिक्षा की जिम्मेदारी वो उठाएगा। समझ आ पा रहा है? हाँ, है ना? चलो, समझ आ गया अनुच्छेद 45 सबको? हाँ, है ना? चलो, अब आते हैं हम अनुच्छेद क्रमांक 46 में, 46। ठीक है, चलो, अनुच्छेद जो 46 है, इसमें जो निम्न जाति वाले जो होते हैं या निम्न वर्ग वाले जो हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए राज्य उनको आरक्षण दे सकता है। क्या दे सकता है? आरक्षण दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। वो राज्य के किस में लिखा है? डीपीएसपी में लिखा है। आ रहा बात समझ में? तो अनुच्छेद 46 में बताया गया है एसटी, एससी और ओबीसी को क्या देना, जल्दी बता दो? आरक्षण देना। ये राज्य के डीपीएसपी के नियम में लिखा है कि उनको आरक्षण बढ़ाना है, कम करना है, कि जैसे भी करना है अनुच्छेद 46 के तहत किया जा सकता है। आ रहा बात समझ में? हाँ, है ना? और फिर इसी का हम विरोध करते हैं, आरक्षण को लेके अभी चल रहा ना विरोध। तो ये 46 नंबर आर्टिकल में लिखा है कि एसटी, एससी, ओबीसी क्या दे सकता है? वो आरक्षण दे सकता है। ठीक है ना? तो आरक्षण दे सकता है तो हम इसके लिए न्यायालय तो जाते हैं, ठीक है ना, लेकिन उतना अधिक प्रभावी होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि डीपीएसपी में लिखा है, इसलिए जनता इसका विरोध करता है। कौन विरोध करता है? जनता, कि ऐसा मत करो। आ रहा समझ में? अगर मान लो यही कुछ भाग 4 की जगह और कहीं लिखा होता, मान लो, समझ आ पा रहा है, तो उसके लिए हम न्यायालय प्रॉपर जा सकते हैं कि इसमें ये नियम प्रॉपर लिखा है। लेकिन 46 में है तो उस गवर्नमेंट के ऐसे नियम में आ गया है कि उसके लिए हम न्यायालय प्रॉपर नहीं जा सकते हैं। आ रहा बात समझ में? केवल जनता इसका क्या कर सकता है? विरोध कर सकता है, आरक्षण बढ़ाने से, घटाने से, कुछ नए चीज ऐड कर सकता है। तो 46 के तहत होता है। क्लियर है सबके यहाँ तक? हाँ, है ना? चलो, चलो 46 के बाद देखते हैं हम
अनुच्छेद क्या देखेंगे 47। चलो ज्यादा नहीं बचा, 51 तक जाना है, 47 में अपन आ चुके हैं ना। चलो 47 में बताया गया है, इसमें आपको मुख्य रूप से याद ये रखना है कि बच्चे को या जो भी देश में जो नागरिक हैं, नागरिक के अंदर अब बड़े बड़े छोटे सब आ जाएंगे, समझ आ पा रहा है। तो उनको जैसे कि राशन दुकान में जो सामान मिलता है, जो भी हमको या आंगनबाड़ी में बच्चों को जो सामान मिलता है, वो हमेशा पोषाहार युक्त होना चाहिए। क्या होना चाहिए जल्दी बताओ? पोषाहार युक्त। बात समझ पा रहे हो? तो हम बता सकते हैं कि सरकार जो है बच्चों को या देश के नागरिकों को सदैव किस प्रकार का भोजन उपलब्ध कराएगा? पोषाहार युक्त भोजन ही उपलब्ध कराएगा, जिससे उनका शारीरिक या मानसिक ग्रोथ हो। समझ आ पा रहे हैं? किस आर्टिकल में उनका कर्तव्य है ये 47 में, कि पोषाहार युक्त भोजन उपलब्ध कराना है। समझ आ पा रहे हैं? अब पोषाहार एक तरफ भोजन दे रहे हैं, लेकिन एक तरफ फिर शराब वराब भी बिक रहे हैं, तो उनका फिर स्वास्थ्य खराब हो रहा है। एक तरफ से ठीक करने, एक तरफ से खराब हो रहा है। तो इसी में एक लाइन और बोला गया है कि किस पर प्रतिबंध लगाएंगे, तो शराब हो या जो भी नशीली जो दवाइयां होती है, नशीली दवाइयां, तो शराब और नशीली दवाइयों पर क्या लगाया जाएगा? प्रतिबंध लगाया जाएगा, सिर्फ बोला गया है, ठीक नहीं। लेकिन प्रतिबंध लगा पाते हैं क्या? नहीं। अगर इसी को डीपीएसपी में ना लिख के कहीं और लिखा होता है लाइन को, तो उसके लिए न्यायालय जा सकते थे कि बंद करवाओ ऐसा करके। समझ आ पा रहे हैं? लेकिन क्या न्यायालय जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते, क्योंकि डीपीएसपी के अंदर है। तो डीपीएसपी के अंदर जो भी चीज है उसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते, केवल विरोध कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? विरोध। समझ आ पा रहे हैं? तो 47 में दो चीज है, नागरिकों को या बच्चों को क्या देना है? पोषाहार युक्त भोजन देना है गवर्नमेंट को। और क्या चीज को प्रतिबंधित करना है अपने क्षेत्रों में? शराब और नशीली दवाइयों को प्रतिबंध करना है। तो कुछ कुछ स्टेट में हो भी जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है ये, क्योंकि ये मुख्य रूप से ऐसा कानून तो नहीं है जिसको करना ही है। समझ आ पा रहा है? अब छत्तीसगढ़ शासन तो खुद बेचता है। समझ आ पा रहा है? क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा होता है ना समझ आ पा रहा है? अधिकांश जो आय किस पर निर्भर करता है? और भारी भीड़ भी रहता है ना एकदम। कैसे सुयश? लाइन में लगना पड़ता है, ठीक नहीं, बहुत मेहनत करके मिलता है सब चीज, ठीक नहीं। अच्छा, हाथ और हाइट दोनों लंबा है, जल्दी मिल जाता है। ठीक है ठीक है, यहां तक क्लियर है? जल्दी बताओ। 47 याद रहेगा। नागरिकों को क्या कराना है जल्दी बताओ? पोषाहार युक्त तो भोजन देना है, और क्या चीज पर प्रतिबंध करवाना है? शराब और नशीली दवाइयां। क्लियर है? चलो अब आते हैं, 3 आर्टिकल और है शायद। अनुच्छेद कौन सा पढ़ेंगे? अनुच्छेद 48, 49, 50 और 51, ठीक है ना। चलो अनुच्छेद क्या देखते हैं जल्दी बता दो। 48, 48। चलो अनुच्छेद 48 के अंतर्गत ये बताया गया है कि इसमें जैसे कि मान लो कि जो जो भी यहाँ के नागरिक हैं उनको आगे अगर हमको बढ़ाना है, तो क्योंकि हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है। कौन सा देश है? तो इसको लेकर भी कुछ कर्तव्य होता है सरकार का। तो उनका कर्तव्य होता है कि जैसे भी किसी भी प्रकार का आप कृषि करते हैं, चाहे धान का हो, मक्का का हो, या किसी भी प्रकार का फसल हो, तो कृषि कर रहे हो या आप पशुपालन करते हो। क्या करते हो? पशुपालन, ठीक है ना। कृषि है, पशुपालन है, या कृषि से संबंधित आप कुछ भी काम करते हो। समझ आ पा रहे? कृषि संबंधित क्या करो? कुछ भी रिलेटेड हो, कृषि से रिलेटेड आप कुछ भी काम करोगे, तो सरकार का वहां ना एक कर्तव्य होता है कि आपको आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराएगा। क्या उपलब्ध कराएगा? आधुनिक उपकरण। पहले देखते थे पहले ट्रैक्टर से काम नहीं होता था, पहले बैलगाड़ी से पूरा खेतों की जुताई करते थे। समझ आ रहा ना। और धान वान काटने के लिए पहले एकदम उसको पटक पटक के धान का जो बीज है उसको निकालते थे। अब मशीन आ गए हैं। समझ आ रहा है? तो ये धीरे धीरे ना सरकार को सुविधा लाना है, ताकि फसल जल्दी और मतलब कम समय में ज्यादा हम फसलों का उत्पादन कर सके। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना। तो अनुच्छेद 48 में गवर्नमेंट का क्या कर्तव्य है जल्दी बताओ? कृषि, पशुपालन या कृषि संबंधित जो भी यदि कार्य होता है उनको आधुनिक रूप से करवाना है। कैसे करवाना है? आधुनिक रूप से करवाना,
ये सरकार का कर्तव्य होगा, राज्य का क्या होता है, कर्तव्य। समझ आ पा रहा है? किस आर्टिकल के तहत? 48 के तहत ये नियम होता है। कृषि, पशुपालन या कृषि से संबंधित हर एक काम को किस रूप में करवाना है, आधुनिक ढंग से करवाना है। किस आर्टिकल में यह इनका कर्तव्य है? अनुच्छेद 48 में इनका कर्तव्य होता है। आ रहा है समझ में? आए ना, जल्दी बताओ। ठीक, चलो अनुच्छेद 48 के बाद देखते हैं कौन सा, जल्दी बताओ। अनुच्छेद कौन सा? 49। ठीक है, कल इसको पूरा पढ़ के आना है ना। कल किसी को भी खड़े करा के पूछ दूंगा मैं, एक तो भी आना है। कल संडे है क्या? तो एक दिन का समय है आपके पास, ठीक है। इस 36 से लेकर 51 तक को अच्छे से पढ़ के आना है। क्या चीज? कृष्ण जन्माष्टमी, आप कृष्ण बनने वाले हो क्या, जिसमें छुट्टी लगेगा? हाँ, क्या हो गया? वो तो अकेला फोड़ देगा ना। लंबा है इसलिए उसको मत चढ़ाना। आप कृष्णा भगवान टाइप नहीं दिखते हो। इधर देखो आप पहले, चल इधर देखो, अनुच्छेद क्या देखना है? 49। चलो अनुच्छेद 49 के तहत देखो, एक तरफ हम देख लिया, इससे जस्ट पहले में कृषि को बढ़ावा देना है और उनके लिए आधुनिक उपकरणों को जनता तक पहुंचाना है कुछ सब्सिडी देके। जैसे ट्रैक्टर खरीदते हैं तो कुछ कृषि किसानों को सब्सिडी मिलता है, या कुछ बीज वगैरह खरीदते हैं, या कुछ भी कृषि से रिलेटेड चीज खरीदते हैं तो सरकार उनको सस्ते में देता है। ताकि कौन से आर्टिकल के तहत उनको ये काम करना होता है? 48 के तहत उनको सुविधाएं उपलब्ध कराना है, आधुनिक वाला। इसलिए उनको खरीदवाया जाता है कम पैसे में, ताकि उन लोग सीखें और उसी ढंग से काम करें। आ रहा बात समझ में? अब देखते हैं अनुच्छेद 40। अच्छा एक मिनट, अनुच्छेद 48 का एक धारा भी देख लेते हैं। 48 का ये छूट गया था, कौन सा, जल्दी बता देंगे? 48 का, इसमें आपको याद रखना है, जैसे कि इसमें आपको बताया गया है, जैसे पर्यावरण, ठीक है ना, पर्यावरण जानते हो ना, पर्यावरण हो गया, वन हो गया, या वन्य जीव हो गया। ये तीन चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जलवायु के लिए और हमारे आसपास के एटमॉस्फियर के लिए। क्या क्या चीज, जल्दी बताओ? पर्यावरण, वन और वन्य जीव, इनको हमेशा बचा के रखना है, इनको हमेशा सुरक्षित रखना है। समझ आ पा रहा है? तब जीवन जो जैसे चल रहा सही तरीके से वैसा चलते रहेगा। अगर वन की पूरा कटाई कर देंगे, समझ आ रहा है, तो बहुत खतरा आएगा, ठीक है ना। वन्य जीव को हम नुकसान नहीं पहुंचा सकते जो वनों में रहते हैं। तो ये पर्यावरण, वन और वन्य जीवों की क्या करना है, जल्दी बता दो? इनकी रक्षा करना है, हमेशा क्या करना है? रक्षा करना है। ये किनका कर्तव्य होता है? तो सरकार का। समझ आ पा रहा है? राज्य का कर्तव्य 48 का के तहत क्या है, जल्दी बताओ? पर्यावरण, वन और वन्य जीव की क्या करना है? रक्षा, ठीक है। और इसको कब जोड़ा गया है संविधान में, इस लाइन को? तो इसको जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। किसके तहत ऐड किया, जल्दी बता दो? 42वां संविधान संशोधन 1976 में बोला गया कि सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वो कौन कौन से चीजों की रक्षा करेगा सदैव। तो क्या बताओगे? पर्यावरण, वन और वन्य जीव की सदैव क्या करेगा? रक्षा करेगा। आया कि नहीं समझ में? क्लियर आता है सबका? चलो इसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद 48, दोनों हो गया ना, 48 और 48 का। 48 में देखो क्या था, जल्दी बताओ? चलो चलो, इसमें क्या करना था 48 में? कृषि, पशुपालन और कृषि से रिलेटेड जो भी काम को आधुनिक रूप से करेंगे। क्लियर है सबका? 48 का में क्या था, जल्दी बताओ? पर्यावरण, वन और वन्य जीव की क्या करेंगे? रक्षा करेंगे। इसको कब ऐड किया गया था संविधान में? 42वां संशोधन 1976 के तहत। क्लियर है? चलो अब आते हैं अपन अनुच्छेद क्रमांक 48 के बाद क्या पढ़ेंगे? 49। चलो 49 के तहत जो भी सरकारी संस्था होता है या राज्य होता है या सरकार, हम जो भी शब्द बोले किसी भी शब्द का उपयोग कर सकते हो। तो 48 के तहत गवर्नमेंट को क्या करना होता है, सॉरी 49 के तहत, तो आपको ये बताना है मुख्य रूप से राष्ट्रीय स्मारकों का, क्या जल्दी बता दो? राष्ट्रीय स्मारकों की भी रक्षा करना है। जो देश के जो धरोहर होते हैं, बड़े बड़े जो इमारत होते हैं, राष्ट्रीय जो स्मारक होते हैं, उनकी भी क्या करना है, जल्दी बता दो? रक्षा करना किसका कर्तव्य है? तो सरकार का या राज्य का कर्तव्य है, जो उस
विभाग से रिलेटेड है। आया बात समझ में? तो अनुच्छेद 49 सबको क्लियर है क्या है, जल्दी बता दो। राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा। 48 क में किसकी रक्षा था, जल्दी बताओ। पर्यावरण, वन और वन्य जीव की रक्षा 48 क में। और 49 में किसकी रक्षा करना है? राष्ट्रीय स्मारकों की क्या करना है, रक्षा करना है। क्लियर है तक सबका? चलो अब देखते हैं आर्टिकल क्रमांक 50। चलो अनुच्छेद 50 एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से आता है। अनुच्छेद 50 में यह बताया गया है कि जो भी सरकारी कार्य होता है, सरकारी कार्य, तो सरकारी कार्य जो होता है ना, वो दो रूपों से मिल के होता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि मेरे को मान लो नगर पालिका जाना है, क्यों जाना है, अब मैं क्या बताऊं, कौन बोला भाई क्यों? तो नगर पालिका के अगर हम कार्यों को ध्यान से समझें, ये किसी भी चीज का, मैं छोटा सा अपन के आसपास इसलिए सीख बता रहा हूं, सरकार का कोई भी यदि हम काम को समझते हैं तो ये ना दो लोग मिल के करेंगे। जैसे कि इसमें देखो, एक होगा जिसको हम बोलते हैं नगर पालिका अध्यक्ष, क्या बोलेंगे जल्दी बताओ। और एक होता है हमारे क्षेत्र में सीएमओ, क्या होता है जल्दी बताओ। तो नगर पालिका अध्यक्ष को जनता द्वारा चुना जाता है, अब जनता नहीं, अब तो पार्षद लोग चुनते हैं, पहले जनता द्वारा चुना जाता था। समझ आ पा रहा है? और सीएमओ जो होता है एग्जाम फाइट करके आता है, सीजीपीएससी या व्यापम के एग्जाम फाइट करके ये आते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये कुछ प्रस्ताव रखेंगे कि भाई मेरे को ये सब काम करवाना है, और किसको देंगे, ये सीएमओ को, तब वो गवर्नमेंट को आगे पास करेगा, तब वो फंड आता है। समझ आ पा रहा है? तो कहीं भी अगर किसी टाइप का काम होता है ना, तो अगर हम देखेंगे तो दो रूप में इस प्रकार से आपको करना होता है ना। आ रहा है यहां तक समझ में? और इसमें देख लो मुख्य रूप से न्यायालय का कोई हस्तक्षेप नहीं है। किसका हस्तक्षेप नहीं होता है? न्यायालय का कोई हस्तक्षेप होता है क्या? नहीं, न्यायपालिका इसमें कुछ नहीं करता है, क्योंकि इन लोग कौन से पालिका, क्योंकि इन लोग होते हैं कार्यपालिका। क्या होते हैं? तो कार्यपालिका का जब भी काम होता है तो दो लोग होते हैं, एक जनता द्वारा चयनित और एक सरकारी व्यक्ति जो एग्जाम फाइट कर आया होता है। तो इनको हम दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? कार्यपालिका। क्या बोलते हैं? लेकिन इन लोग अगर मान लो कुछ गलत करते हैं ना, तो न्यायपालिका इनके ऊपर में है। समझ आ पा रहे हैं? न्यायपालिका क्या होता है? इनके ऊपर, अगर वो संविधान के विरुद्ध अगर कुछ करते हैं तो। आ रहा बात समझ में? तो जब भी कुछ पद बनाया जाता है तो उसमें क्या चीज को ध्यान में रखा जाता है? तो ध्यान ये रखा जाता है कि कभी भी हम ऐसा पद नहीं बनाएंगे जिसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों पद एक ही साथ एक ही रूप में हम नहीं दे सकते। एक ही व्यक्ति को दोनों पद कभी नहीं दे सकते। कौन कौन सा? कार्यपालिका और न्यायपालिका का पद कभी भी एक ही व्यक्ति को मिल सकता है क्या? नहीं। कार्यपालिका अलग काम करता है, और अगर कोई कुछ इन लोग गलत करेंगे तो न्यायपालिका ऊपर खड़ा है उनके ऊपर। समझ आ रहा है? तब उनको डर रहेगा। अगर मान लो कि कार्यपालिका का भी काम और न्यायपालिका का काम किसी एक ही व्यक्ति को दे देंगे तो उस समय थोड़ा सा काम गलत हो जाएगा। कोई अगर वो गलत करेगा तो खुद वो न्यायपालिका भी है, तो उस पर कोई कुछ काम कर सकते हैं क्या? नहीं। तो अनुच्छेद 50 में ये लिखा है मुख्य रूप से कि हमें सदैव पहले के जो पद होते थे, बहुत सारे पद ऐसे ही होते थे, कार्यपालिका भी उसी हाथ में और न्यायपालिका भी उसी हाथ में। तो इस टाइप के जो पद थे पुराने, उनको अलग करना है। उनको क्या करना है? अलग करना है। ये सरकार का कर्तव्य है। सरकार का क्या है जल्दी बताओ? कर्तव्य। तो हमको कुछ पद अभी ऐसे देखने मिलते हैं जो अभी भी अलग नहीं हुए हैं, लेकिन भविष्य में उनको अलग, देखो अनुच्छेद 50 में लिखा है तो नहीं भी करेंगे तो कोई कुछ करेगा नहीं। समझ आ पा रहे हैं? क्योंकि डीपीएसपी के अंदर है। लेकिन कहना यह है कि ऐसा करना होगा। कार्यपालिका और न्यायपालिका के पद को हमेशा क्या बनाना है? पृथक करना है। क्या करना है? पृथक। तो धीरे धीरे करके बहुत सारे पद तो पृथक हो चुके हैं। लेकिन आप देखोगे जैसे कि आपका डीएम जानते हो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। और एक होता है हमारा कलेक्टर। क्या होता है? दोनों पद में एक ही आदमी को बैठाया जाता है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एक न्यायपालिका का पद है, जो राज्य जिले का सबसे बड़ा न्यायाधिकारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो समझ आ रहा है। और कलेक्टर जो होता है वो कार्यपालिका का पद है। कौन सा पद है? तो दोनों पद पे एक ही व्यक्ति को बैठाते हैं। डीएम भी वही होता है, कलेक्टर भी वही होता है। लेकिन अनुच्छेद 50 में ये बोला गया है कि इस टाइप का पद हमको धीरे धीरे करके हटाना है।
एक ही आदमी को दोनों टाइप का पद नहीं देना है, लेकिन अभी ये पद अलग नहीं हुआ है। समझ आ पा रहा है? तो डीएम और कलेक्टर आ रहा बस समझ में, दोनों एक ही होता है ना। एक और उदाहरण देख सकते हैं अपन, जैसे कि आपका एसडीएम सुने हो, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। क्या होता है आपका? सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। और एक इसी पद पर होता है एसडीओ। क्या होता है? सब डिविजनल ऑफिसर। क्या होता है? तो ये जो पद है वो न्यायपालिका का पद है, और ये जो पद है वो कार्यपालिका का पद है। समझ आ पा रहा है? लेकिन दोनों पद पर भी आज भी एक ही व्यक्ति को बैठाया जाता है। लेकिन अनुच्छेद 50 के तहत राज्य का कर्तव्य ये है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के पद को क्या करना है? पृथक करना है। तो ये लेकिन दो पद अभी भी है जो अलग नहीं हुए हैं, जिसको हम उदाहरण में समझते हैं। आया कि नहीं समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो अनुच्छेद 50 क्या है समझ पा रहे हो? एक बार बता दो अनुच्छेद 50 क्या है। सरकारी कार्य के अंतर्गत कार्यपालिका और न्यायपालिका का क्या करना है? पृथक करना है। क्या करना है? पृथक करना है। ये राज्य का कर्तव्य होगा। लेकिन अभी भी दो ऐसे पद है जो अलग नहीं हुए हैं। हम तो अभी दो जानते हैं, और भी पद हो सकते हैं, ये बोल रहा हूं मैं। क्लियर सबका? हाँ है ना? चलो अंतिम अनुच्छेद देख लेते हैं, फिर आप लोग एक साथ पूरा मंडे को पूरा याद करके आएंगे। ठीक है? चलो अनुच्छेद क्या देखते हैं जल्दी बताओ। 51। अनुच्छेद 51 में देखते हैं कि हमको क्या बताया गया है। ठीक है? अनुच्छेद 51 के तहत सरकार का कर्तव्य होता है कि विश्व में अंतरराष्ट्रीय शांति, क्या बता दो, अंतरराष्ट्रीय शांति उपलब्ध कराएगा। यह अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा दिया जाएगा। किस आर्टिकल में यह सरकार का कर्तव्य होगा? 51 में लिखा है अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है अपने देश में, ताकि दो देश आपस में न लड़े और सब देश आपस में मिल के काम करे। तो ये सरकार का ये कर्तव्य है 51 के तहत। क्लियर सबके यहाँ तक कि कौन सा चीज को बढ़ावा देना है? जल्दी बताओ। अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है। लेकिन मान लो अब डीपीएसपी में लिखा है, तो अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा न देके युद्ध वगैरह भी करते हैं तो कोई कुछ नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? लेकिन हम कर्तव्य में लिख दिए हैं, सरकार का एक कर्तव्य है कि अंतरराष्ट्रीय शांति को क्या देगा? बढ़ावा देगा। और साथ ही साथ अगर दो देश लड़ाई हो रहे हैं तो उनके बीच मध्यस्थता भी उनको बनाना है। जैसे अभी यूक्रेन और रूस का लड़ाई चल रहा है, तो नरेंद्र मोदी दोनों जगह जाता है। अभी भी जेलेंस्की के पास गया है। जेलेंस्की कौन है? यूक्रेन का राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री है, बताओ। हाँ, राष्ट्रपति। देख लो भाई तुम लोग। और कुछ समय पहले पुतिन के पास भी गया था, है ना? तो हम इससे केवल समझ ये सकते हैं कि अनुच्छेद 51 में क्या लाइन लिखा है। तो अंतरराष्ट्रीय शांति को क्या करना है? बढ़ावा देना है। और अगर कोई दो देश आपस में लड़ भी रहे तो उनको मध्यस्थता कराने का भी मतलब अपना अधिकार कर्तव्य रखना है गवर्नमेंट को। क्लियर सबके यहाँ तक? है ना? और अनुच्छेद 51 के तहत ही एक संस्था में जुड़ा जाता है जिसको हम बोलते हैं यूएनओ। क्या बोलते हैं जल्दी बताओ? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। अंतरराष्ट्रीय क्या होता है इसका पूरा नाम बताओ यूएनओ का? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में क्या बोलते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ। क्या बोलते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य भारत है। किस चीज को देखते हुए? क्योंकि भारत जो है अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देगा, और दो अगर राष्ट्र के बीच लड़ाई चल रहा है तो उनकी मध्यस्थता भी कराएगा। तो इस चीज को लेके ही भारत यूएनओ का सदस्य है। समझ आ पा रहे हैं? तो यूएनओ का सदस्य बनना है तो अपने संविधान में इस टाइप की चीजों को लिखना पड़ेगा। और भारत के संविधान में कहाँ लिखा है ये चीज बता दो? अनुच्छेद 51 में लिखा है। और इसी आर्टिकल में लिखी गई बातों के तहत भारत किसका सदस्य है जल्दी बताओ? यूएनओ का सदस्य है। आया बात समझ में? आया ना? चलो तो ये हो गया हमारा अनुच्छेद 36 से लेकर कहां तक बता दो? 51 तक के आर्टिकल है। थोड़ा सा लंबा है लेकिन एक साथ ही खत्म कर दिया हूं मैं। बस आप लोगों को लिखना है और याद करके आना है मंडे को। क्लियर है कि नहीं जल्दी बताओ? बन जाएगा? चलो ठीक है, बाकी मंडे को देखते हैं।